हेलो हाय पहला नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित भट्ट और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोहंदा ब्लॉग। सेटअप देखकर आप कुछ समझ रहे होंगे कि आज ब्लॉग नहीं आने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो थोड़ा तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है और जुकाम वगैरह लगा हुआ है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा, अगर आवाज़ मेरा थोड़ा ख़राब आ रही है तो माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा, बाहर बहुत ठंड है, कोहरा लगा हुआ है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का। 10 बजे भी इतना भयंकर कोहरा लगा है कि पूरा दिन भर खुलने के आसार नहीं दिख रहे। तो मैंने सोचा अब अगर ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट्स आ रहा था, फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे कि आपका नाम अमित है, कि आपका नाम मोहंदा है। हालांकि कई लोगों को पता है, लेकिन कई नए लोग जुड़ते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता। और कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि आपका नाम अमित है तो मोहंदा लोग क्यों बोलते हैं, मोहंदा नाम कैसे पड़ा। तो मैंने सोचा आज यही आप लोगों को बता दिया जाए और साथ ही मैं यूट्यूब जर्नी के बारे में भी आपको बता दिया जाए कि कैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, कहाँ मैंने जॉब करी। ये भी काफ़ी लोगों का जो है क्वेश्चन रहता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको पूरी ये कहानी। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी भी। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों मेरे स्कूल टाइम से, यानी कि क्लास 12 से। जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तो उस टाइम पर मेरा कुमाऊनी भाषा और कुमाऊनी कविता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ गया था। तो आप कहेंगे भैया वो क्लास 12 में ही क्यों बढ़ा था और अन्य क्लासों में क्यों नहीं बढ़ा। तो उसके पीछे भी एक कारण है। उस टाइम पर एक रेडियो स्टेशन, अभी भी है रेडियो स्टेशन, कुमाऊँवाणी सूपी मुक्तेश्वर। तो पूरा वहाँ का प्रसारण जो है पूरा का पूरा कुमाऊनी में होता है। तो शायद वो रेडियो थोड़ा पुराना था, लेकिन मुझे उसके बारे में कभी पता नहीं था। अचानक एफएम में एक बार मैंने उसके सुन लिया कि कुमाऊनी गाने बज रहे थे। तो तब से मुझे उस रेडियो का इतना शौक चढ़ा, न जाने मैंने कितने एफएम रेडियो फोड़े, सेल वाले और पॉकेट वाले, बैटरी वाले। बड़ा तगड़ा शौक चढ़ गया था मुझे उस रेडियो का उस समय। तो उस रेडियो में ना पूरी वार्ता जो होती थी और वो पूरी कुमाऊनी में होती थी। और हालांकि उसमें टाइम लिमिट बहुत कम था, 2-3 घंटे सुबह, और सुबह का ही रिपीट प्रोग्राम शाम को चलता था। तो उसमें ऐसा होता था कि जो लोग लिसनर हैं, श्रोता लोग हैं, वहाँ कॉल भी कर सकते थे और कॉल करके अपनी बातें रख सकते थे, अपनी कोई प्रस्तुति सुना सकते थे। तो मैं क्लास 12 में था और मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मैं रेडियो स्टेशन, लेकिन दोस्तों का ध्यान उतना नहीं किया, लेकिन मेरा ध्यान तो उस तरफ काफ़ी था। तो रोज़ सुनता था मैं घर जाके, क्योंकि सुबह स्कूल होता था। सुबह वाला प्रोग्राम तो सुन नहीं पाता था, जो सुबह का रिपीट प्रोग्राम आता था दिन शाम के टाइम में, तो उसको ज़रूर सुनता था। और छुट्टी के दिन में वहाँ कॉल भी कर लिया करता था। तो वहाँ मैंने कुछ कुमाऊनी कवियों को सुना। शेरदा अनपढ़ की कविताएं मैंने सुनी फर्स्ट बार वहाँ कुमाऊनी रेडियो स्टेशन में। गिरीश चंद तिवारी गिरदा की कविता वहाँ सुनी, और साथ में जो स्थानीय कवि हैं हमारे रेडियो के आरजे स्वयं महेश पंचम जी, उनकी कविताएं सुनी। तो कहीं ना कहीं एक कीड़ा मेरे मन में भी जाग गया कि यार मैं भी कविताएँ लिखूँ। और मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट मैंने 1-2 लाइन लिखी। हिंदी का पीरियड था, हिंदी की क्लास चल रही थी। हमारे गुरुजी थे श्री नवीन चंद जोशी जी। तो उस समय मैंने 2 लाइन लिखी, जो मेरी फर्स्ट कविता थी, पहाड़े की चेल करके। तो अभी मैं अगर आपको बता ही रहा हूँ तो 2 लाइन में सुनाऊंगा कि मैंने लिखा था, धन पहाड़े चेली धन त्योर काम, धन पहाड़े चेली धन त्योर काम, चौमासक द्यो हो या रूढ़िक घाम, धन पहाड़े चेली धन त्योर काम। इतनी ही मैंने 4 लाइनें लिखी। मेरा दोस्त था एक बगल में गिरीश, तो उसने बिना पूछे वो लाइनें मेरी कॉपी उठाई और सर को दिखा दी, हमारे गुरुजी हिंदी के श्री नवीन चंद जोशी जी। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये तूने अपने हाथ से लिखी है। मैंने कहा हाँ। बोला किसी की चोरी तो नहीं की, कि वहाँ से कोई कवि बोल रहा हो और आपने लिख दी। मैंने कहा नहीं सर, मैंने अपने मन से लिखी है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और बोला कि इस कविता को पूरी करना। तो मेरे मन में और एक जोश जाग उठा। तो घर आके रात को मैंने वो कविता पूरी कर दी। उसके बाद कुमाऊनी रेडियो स्टेशन में मैंने संडे को कॉल किया और वो कविता मैंने वहाँ प्रस्तुत की। वहाँ से भी मुझे काफ़ी जो है सराहा गया, काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। तब से फिर मुझे कविता लिखने का शौक़ इतना तगड़ा चला, मैंने लगभग 25-30 कविताएँ कुमाऊनी में लिख डाली और रेगुलर नियम बन गया था कुमाऊनी में कॉल करना, अपनी कविताएँ सुनाना। क्लास 12 में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सारे पूरे जितने भी लड़के थे उनसे कुछ अलग ही टाइप का लड़का था। एक तो बिल्कुल सीधा साधा ही टाइप का था और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करनी। जो एक आध अपने खास दोस्त हैं उनके साथ ही रहता था, बाकी लड़कियों से तो कभी बात करता ही नहीं था, बड़ा शर्माता था। ऐसे ही क्लास 12 मैंने पास कर लिया था और कुमाऊनी रेडियो स्टेशन में बात करने का सिलसिला जारी था। और 12 पास करके सारे दोस्त जो है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा था, कोई आईटीआई कर रहा था, और कई लोगों के जो बड़े भाई हैं बाहर दिल्ली, देहरादून, आगरा,
अब भाई कई बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को वहाँ बुला लिया था, मैं तो अकेला था। मैं एक भाई और मेरी बहन पढ़ ही रही थी अभी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। सोच रहा था कि घर के आसपास कहीं नज़दीक में काम मिल जाए, अल्मोड़ा वगैरह, फिर मैं पढ़ाई भी करते रहूँ साथ में जॉब भी करते रहूँ, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं हो पाया। बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था बाहर जाने वाला, और मेरे मौसा मौसी चंडीगढ़ में रहते थे। उन मेरे से कब से बोले थे कि तू यहाँ आ जा, यहाँ कुछ कर लेगा, और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि और मैं कहीं जा पाऊँ। तो आखिरकार एक दिन बड़ी मुश्किल से घर से मैं निकल गया चंडीगढ़ को। और आपने अगर हमारी एक वीडियो देखी होगी पहाड़ छुट्टी को, तो पहाड़ छुट्टी को में जितना भी दिखाया गया है वो मेरी एक स्वयं की स्टोरी है। तो मैं चंडीगढ़ जाके मैंने लिखी थी। चंडीगढ़ पहुंच के 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गया मैं। बाकी घर की याद जो आती है, और 3 टाइम घर फ़ोन करना, मम्मी से बात करना, पापा से बात करना, घर में सबसे बात करना, तो सिलसिला बन गया था 3 टाइम कॉल करने का। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आदत हो गई थी, लेकिन घर की याद तो आती है परदेश में रहकर, आप समझ सकते हैं। तो 10-15 दिन जो है रहा और खूब खाया पिया, मज़े करे, ऐश करे, आराम करा। लेकिन भैया जिस काम के लिए वहाँ आए थे, जिस चीज़ के लिए वहाँ आए थे, उसे करना भी ज़रूरी था। ये नहीं कि वहाँ बैठे रहो। तो जॉब ढूंढने का सिलसिला जारी हुआ। तो अब यह है कि भैया +2 12 पास किया था, ऐसी जॉब तो मिल नहीं पाएगी कि भैया आप वहाँ ऐसो आराम से कुछ लिखने वाला काम हो या कंप्यूटर में टाइप करने वाला काम हो, हमें करना ही कंप्यूटर हमने किया था। तो एक दुकान में बात करी गई मेरे जॉब के लिए। वो दुकान थी ड्राई क्लीन की दुकान, जहाँ कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फ़िलहाल कर लूँगा। तो मौसा ने भी कहा फ़िलहाल इधर कर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर कहीं और देखते रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ ड्राई क्लीन की दुकान में मेरा यही काम रहता था। वहाँ नीचे मशीनों में कपड़े ड्राई क्लीन होते थे, नीचे कपड़े गठरी में बांध कर मुझे ऊपर छत में सुखाना होता था, और बस यही काम था। नीचे से कपड़े ले गए, ऊपर सुखाए, वो सुखाए कपड़ों को नीचे लगे, फिर नीचे से कपड़े ले गए, ऊपर सुखाया, फिर ऊपर नीचे, यही काम था। तो मुझे उस समय सैलरी मिलती थी सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये। तो लेकिन बढ़िया था, संडे को छुट्टी होती थी, मज़े का काम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार था कि भैया 12 पास करके हम आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मतलब ऐसे में तो हो नहीं पाएगा। हालांकि थोड़ा सैलरी बढ़ भी जाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो मैंने वहाँ जहाँ मैं काम करता था वहाँ 1-1.5 घंटा मुझे अपने लिए चाहिए, मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं कंप्यूटर जाने लगा। करीब 6 महीने मैंने बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया। लेकिन अगर आप जानते हैं ना, कंप्यूटर भी करें तो घर में अपने पास होना चाहिए, तभी कुछ सीखेंगे। वहाँ जितना सीखा फिर भूला भी जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, 6 महीने कंप्यूटर करा, लेकिन जितना था फिर सब भूल गया, क्योंकि अपने पास था नहीं। भैया 7,000 रुपये सैलरी है, कहाँ से कंप्यूटर लेंगे। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह मैं ऊपर छत में कपड़े डालने गया हुआ था गठरी लेके। तो और रोज़ नीचे उतरता था, चढ़ता था। लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ऐसे एंगल लगे हुए थे चारों ओर से। तो रोज़ की तरह मैं नीचे उतर रहा था, न जाने कहाँ से कोई बिजली का तार वहाँ लोहे की सीढ़ियों में टच करा होगा, मुझे तो पता नहीं, उसमें करंट था। तो जैसे ही मैं उतर रहा था तो मुझे करंट का इतना तगड़ा शॉट लगा, और जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, आज वो करंट मुझे आज भी महसूस होता है। तो कुछ सेकंडों तक मैं वहाँ चिपका रहा, और जब मुझे करंट लगा था मैं महसूस कर रहा था कि भैया मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरे घर वालों का क्या होगा। एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन परमेश्वर की ऐसी कृपा रही, शायद आप लोगों का मनोरंजन मुझे करना होगा, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होगी, मैं बच पाया और सीधे वहाँ से छटक गया नीचे बरंडे में। अगर पीछे की साइड छटका होता, 4 या 5 मंजिल ऊपर बिल्डिंग थी, वहाँ से नीचे छटका होता तब तो बच पाना मुश्किल था। तो मैं गिरा इधर की तरफ। कुछ देर तक पड़ा रहा वहाँ, और उसके बाद होश जैसी आई, कपड़ा उठाया जिसमें मैं कपड़े बात के लिए आता था, जिस गठरी में कपड़ा, ऐसे कंधे में टांगा, नीचे चले गया। तो फिर मैंने नीचे सबको बताया ऐसी ऐसी बात है। तो पहले तो बोले थे कि हाँ नहीं मजाक कर रहा तू, लेकिन जब ऊपर देखा उसमें करंट आ रहा था सच में। तो फिर थोड़ा मुझे ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया, हॉस्पिटल वगैरह लिया गया। हालांकि मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ा झटका बड़ा तगड़ा लगा था, कुछ सेकंड में तो वहाँ चिपका रहा, तो थोड़ा बॉडी पेन वगैरह थी। तो फाइनली उस ड्राई क्लीन की दुकान में मैंने छोड़ दिया था, और 10-12 दिन घर बैठे रहा। फिर एक बार फिर तलाश शुरू हो गई नौकरी की। तो घर के ही बगल में एक केमिस्ट शॉप थी, दवाई की दुकान, गर्ग मेडिकोज के नाम से। तो मौसा वहाँ बात करके आ गए, शाम को मेरे को बताया कि वहाँ एक लड़के की ज़रूरत है, तो तेरी बात मैं वहाँ कर आया। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक ड्यूटी रहेगी, संडे को हाफ डे रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। बात आई जब सैलरी की, तो वहाँ बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 मिलेंगे, क्योंकि दवाइयों का काम है। हम तो यहाँ फार्मेसी वाले लड़के रखते हैं, तो अगर धीरे धीरे सीख जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ाते रहेंगे। एक बार तो थोड़ा अजीब हुआ, क्योंकि पहले मैंने 7,000 में किया और फिर 5,000 में करूँ कम में, तो थोड़ा अजीब हुआ। लेकिन मैंने कहा चलो देख लेंगे।
तो जैसे ही मैं दवाई की दुकान के अंदर एंट्री करी मैंने, तो पूरे दुकान में दवाइयों से ही भरा था और मेरा तो सिर्फ वैसे ही चकरा गया था कि इतनी दवाइयों के नाम याद कैसे होंगे। लेकिन धीरे 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 4-6-5-6 महीने में मुझे लगभग सारी दवाइयों के बारे में पता लग गया था और सारी दवाइयों की नॉलेज हो गई थी और दवाइयाँ देने लगा था पर्ची देख के। तो धीरे धीरे वहाँ मैं काम करने लगा और उस बीच में मेरा कविता लिखने का काम बिल्कुल ही छूट गया था, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं ड्यूटी में से टाइम बिल्कुल ही कम निकल पाता है। तो एक बार ऐसे ही मेरे दोस्त का कॉल आया कि भैया आजकल तू कविताएं नहीं लिख रहा है और तेरी कविताएं नहीं सुनाई दे रही है। तो मैंने कहा यार इधर जॉब करने लगा हूँ, कहाँ कविताएं लिखूंगा, और अब तो कुमाऊं वाली रेडियो स्टेशन भी यहाँ नहीं पकड़ता, तो मैं किसको सुनाऊंगा कविताएं। तो उसने ऐसी आइडिया दी यार, उसने कहा यूट्यूब चैनल बना यार, कई लोग बनाते हैं, तो उसमें कविताएं डाल दे अपनी। पहले तू रेडियो में सुनाता था, अब वीडियो बना के डाल दे। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे ही मैंने ध्यान बात नहीं दी। एक बार संडे को मुझे हाफ डे था 2 बजे बाद, तो वैसे मैंने सोचा और सर्च किया, यूट्यूब चैनल बना के कविताएं मैंने डाल दी। तो उसका भी शौक चढ़ता रहा। 10-15 लोग देखते थे, एक आध लोग उसमें कमेंट करते थे कि भैया बहुत अच्छा कविता, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ लिखते थे। मुझे भी अच्छा लगता था, तो ये सिलसिला चलता रहा और मैं कविताएं लगभग 10-15 मैंने कविताएं डालना शुरू कर दिया। उसमें 10-15 कविताएं मैंने डाल दी थी। तो एक बार अचानक मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है नेहा बिष्ट, और उस समय वो घर ही थी, अब तो शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए। तो नेहा बिष्ट का मुझे कॉल आया कि अमित तू बहुत अच्छी कविताएं लिख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है अपने पहाड़ पर लिख रहा है और शहर में जॉब करते हुए कविता लिखता है। तो उसने कहा अगर मेरी लाइफ कुछ हेल्प होगी यार पक्का बताना, मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूँ। तो उस दिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उस समय तक किसी मेरे का दोस्त का कॉल नहीं आया था और मेरी कविताओं को ना ही उसने अच्छा बताया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये था कि भैया नेहा रहती थी वहाँ अपने गाँव में, मैं रहता था चंडीगढ़। हम वीडियो कैसे बना पाए, अगर कोई वीडियो बनाए, कोई प्लान भी करे तो कैसे बनाए इतने दूर से। तो वैसे ही सोचा, अचानक मेरे मन में विचार आया कि हम फ़ोन में बात कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन नेहा ने कहा हम नॉर्मली बात करेंगे, उसे कौन लोग सुनेंगे, कुछ उसमें ट्विस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं एक बार सुन रहा था मोबाइल में कस्टमर केयर फ़नी कॉलिंग, पंजाबी में, मराठी में, हिंदी में भी थी, लेकिन कुमाऊनी में मुझे नहीं मिली। मैंने सर्च किया तो वहीं से आइडिया आ गया क्यों ना हम कुमाऊनी में इस तरह का बनाएं, ट्राई करें। तो मैंने नेहा को स्क्रिप्ट लिख के दी। मैंने बोला तू वहाँ से स्क्रिप्ट देख के पढ़ना, यहाँ से मैं पढ़ूंगा, तू कस्टमर केयर वाली बनेगी, मैं एक पहाड़ी आदमी बनूंगा। तो उसमें बीच में जो हमारी बातें होंगी उसको रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। तो संडे के दिन हाफ डे का दिन था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और एक पोस्टर सा बना के एक अपनी फ़ोटो लगा दी, एक तरफ उसकी फ़ोटो लगा दी, सिंपल सी। और मात्र 3 दिन में ही 10-12 हज़ार लोगों ने देख लिया मेरी कविताओं को। मतलब 40-50 लोग सुनने वाले उस वीडियो को 10-15 हज़ार लोगों ने देख लिया। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि लोग किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं, लोगों को क्या चाहिए। तो हमने फिर कस्टमर केयर वाली वीडियो बहुत सारी बना डाली। तो नेहा बिष्ट ने ही हमारे चैनल की शुरुआत करी थी और कहीं ना कहीं आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, जहाँ तक भी हूँ, कहीं ना कहीं नेहा बिष्ट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो एक बार अगर नेहा वीडियो देख रही है तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि असोज का महीना उस समय लगा हुआ था और जब मुझे पोस्टर चाहिए थी, पोस्टर के लिए फ़ोटो चाहिए होती थी, यानी कि यूट्यूब की भाषा में जिसे थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल के लिए फ़ोटो, तो मैं नेहा से बोलता था नेहा यार एक साड़ी पहन के ना चश्मे के साथ बुढ़िया वाली फ़ोटो चाहिए क्योंकि अम्मा से बात करनी है। तो तुरंत असोच के मैंने घास लाती थी, उसके बाद तुरंत तैयार होकर चश्मा वश्मा पहन के बोला फ़ोटो मेरे को तुरंत भेज देती थी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे आज भी याद रहता है कि मुझे 2 मिनट में वो बिल्कुल फ़ोटो सेंड कर देती थी। कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है असोच के महीने में, तो उसका बहुत बड़ा हाथ था मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में, कहीं ना कहीं आज भी मुझे याद रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हम काम करते रहे और नेहा ने भी मेरी कविताएं अपने कॉलेज में भी प्रस्तुत की। और साथ ही में इस बीच में मेरा एक दोस्त और है अनीता बिष्ट, उसका कॉल आया कि यार तुम तो काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहे हो नेहा के साथ मिलकर, तो मैं भी तुम्हारे साथ बनाना चाहती हूँ। लेकिन वो भी दूर थी, सही बात तो है, दिल्ली थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अनीता के साथ भी हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग वाली वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो वीडियो भी वायरल होने लगी। अब हमारी तीनों की तिगड़ी हो गई थी, अनीता, नेहा और मेरी। 3 लोग हम मज़े से ऑडियो कॉल बनाते थे, वीडियो नहीं क्योंकि दूर थे। ऑडियो कॉल में हमारी वीडियो खूब वायरल होने लगी थी, धीरे धीरे लोग पहचानने लग गए थे। तो फिर हमारा जो है रूटीन बन गया था, नेहा, अनीता, मेरा, जब भी टाइम हो हम ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया करते थे। और कई बार तो वो ऑडियो मेरे को व्हाट्सएप में लोग भेजते थे और लोगों को पता भी नहीं होता था कि मेरी आवाज़ है। तो धीरे धीरे ये चलता रहा और हमने सोचा कि यार अब कुछ ना कुछ वीडियो बनाया जाए। लेकिन अभी तो मैं घर चंडीगढ़ जॉब कर रहा था। तो मेरा भाई मौसी का लड़का हैप्पी जो है, अब उसको कुमाऊनी तो आती नहीं थी। हमने कहा वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसने कहा कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसमें मैं हिंदी बोलूँ और
तो कुमाऊनी बोल। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने डॉक्टर पेशेंट वाली स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हैप्पी डॉक्टर बना था, उसका कॉलेज का एक लैब कोट था वाइट वाला, और एक स्टेथोस्कोप आला जिसे बोलते हैं, मैं अपने मेडिकल स्टोर से उठा के ले आया था। तो हमने डॉक्टर पेशेंट वाली एक वीडियो बना दी। तो दिक्कत ये आ रही थी कि भैया अगर हम दोनों लोग वीडियो बनाएंगे मोबाइल पकड़ेगा कौन। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि स्टैंड कुछ था नहीं उस समय, ना ही खरीद पाते थे उस समय, इतना पता भी नहीं था और ना ही इतने पैसे होते थे। तो हमने कहा भैया इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। तो ऐसे ही दिमाग में आया, हमारी जो है, मैं जहाँ काम करता था जिस दुकान पे, वहाँ एक दुकान बगल में और खुल रही थी उन्हीं की। तो वहाँ बिजली के पाइप रखे हुए थे, पीवीसी पाइप शायद उसे बोलते हैं, मोटे से पाइप रखे हुए थे। तो मुझे आइडिया आया कि उस पाइप को एक गमले में डाल के, मिट्टी में डाल के ऊपर से फ़ोन को बांध देंगे, अगर स्टैंड का काम कर सकता है। तो मैंने अपने मालिक से, जो है हमारे सर थे, उनसे पूछा। मैंने कहा सर मैं पाइप ले जाऊँ? उसने कहा तू क्या करेगा इस पाइप का? मैंने कहा वो मुझे ना वीडियो बनानी थी, तो पाइप में मोबाइल बांधूंगा क्योंकि स्टैंड के लिए पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ले जा, और बड़ी खुशी से मैं घर गया और गमले में मिट्टी में मैंने पाइप डाला और एक पैजामे का नाड़ा था उससे मैंने मोबाइल बांधा और वीडियो बनाई हैप्पी और मैंने। तो डॉक्टर पेशेंट वाली, तो काफ़ी लोगों ने उसे सराहा और काफ़ी वायरल भी वो वीडियो रही। तो धीरे धीरे हमारे इस तरह की वीडियो भी हम बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर एक बार मैंने लाइव आने की सोची कि यूट्यूब में लाइव आया जाए और तमाम लोगों से बात करी जाए। तो उस समय मैंने ऐसा रखा था, एक फ़ोन रखा था स्पीकर में, लोग जो है वहाँ से फ़ोन करते थे, मुझसे बात करते थे। अचानक एक बार लाइव में कॉल आया और हेलो बोला सीधे मोदी जी की आवाज़ में। तो मैं एकदम दंग रह के मैंने कहा मोदी जी कैसे कॉल कर सकते हैं मुझे। एक बार तो मुझे यही लगा कि भैया मोदी जी ने मुझे कॉल किया है। तो जब पता लगा वो थे दीपक पानू जी, जो कि आप आजकल सभी जानते हैं पहाड़ी मोदी जी के नाम से। दीपक पानू जी की आवाज़ थी, जो कि मोदी जी की काफ़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो काफ़ी हमारी ढेर सारी बातें हुई, काफ़ी सारी उन्होंने आवाज़ें सुनाई। तो जब लाइव मैंने ख़त्म किया तो उसके बाद मैं चाहता था कि उनको कॉल करूँ, उनके साथ वीडियो बनाऊँ। तो जैसे मैं सोच ही रहा था तो उनका ही कॉल आ गया, यार अमित भाई हम मिलकर कुछ काम करते हैं, कुछ मोदी जी वाली वीडियो बनाते हैं इस तरह का, और आप लिखो, क्योंकि मैं भी मोदी जी की मिमिक्री करता हूँ लेकिन मुझे कोई पहचानता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसी रात को स्क्रिप्ट लिखी, उसी रात उन्हें भेज दी और उसी रात उन्होंने मुझे ऑडियो भी भेज दी। दूसरे दिन सुबह मैंने वो वीडियो पब्लिक कर दी, खाली ऑडियो मोदी जी और बात। तो उसमें मैंने अपना नाम रखा था मोहनदा। तो मोहनदा की शुरुआत वहीं से हुई। मोदी जी बोलते हैं हेलो मोहनदा करके, जो आपने काफ़ी ऑडियो सुनी होगी, काफ़ी वायरल ऑडियो गई थी। तो तब से ये सिलसिला चलता रहा मोहनदा वाला, और मोदी जी की हर वीडियो में मेरा नाम मोहनदा ही था, क्योंकि मोहनदा उस समय जो है फेमस हो गया था। तो आज भी मोहनदा ही है जिस नाम से आप जानते हैं। तो मोहनदा की शुरुआत जो है वहीं से हुई थी। तो धीरे धीरे हमने मोदी जी वाला वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो उस बीच फिर मैं घर आया छुट्टी। तो घर आया तो लोग बोलने लगे थे कि यार ये घर में सब जानने लगे थे यार वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने घर में फिर विवेक, दीपांशु, पंकज लोग थे, उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। छोटी सी कॉमेडी, हल्की सी स्क्रिप्ट लिखते थे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा डाल देते थे। उस टाइम में मुझे कोई व्हाट्सएप में वीडियो भी आती थी ना, आमा ने किया डांस, बुबू ने नाच, सब कुछ मैं डाल देता था। क्योंकि पहाड़ की याद ना शहर में जाके आती है, और जब आप शहर में जाते हैं ना, अगर कोई व्हाट्सएप में ना आपके घर की एक छोटी सी क्लिप भी भेज देना तो दिल इतना खुश हो जाता है। शायद आप लोग समझ पाएंगे जो शहरों में रहते हैं। तो घर आता था, दीपांशु पंकज लोगों की वीडियो बनाई, वो भी डालते गया, वो भी लोगों ने काफ़ी सराही। तो फिर जॉब के लिए चले गया। फिर घर से एक रोने का मन करता था, घर से जब जाते थे रोता ही था मैं, तो क्योंकि मन मेरा पहाड़ में ही था। तो जॉब करते करते 3-4 साल वहाँ हो गए, और 5,000 से मैंने स्टार्ट किया था और मेरी सैलरी हो गई थी 10-12 हज़ार। तो कहीं ना कहीं मैंने मन में सोचा कि यहाँ से यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ना ही मेरे से जॉब हो पा रही है सही से, ना ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। कई बार तो जो है हमारे सर जो है मुझे डांट देते थे। तो 1 घंटे का हमारा लंच टाइम होता था दिन में, तो 1 घंटे लंच टाइम लेता है और 1.5-2 घंटे में आता है। तो हालांकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, रोज़ पूछते थे कि तेरी वीडियो कैसी जा रही है, यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है। लेकिन होता ही है भैया, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ की सारा मैनेजमेंट देखना होता है। तो उन्होंने भी एक बार मुझे डांट दिया था, तो मुझे उस दिन बड़ा अजीब हो गया था। हालांकि गलती मेरी थी, क्योंकि 1 घंटे का लंच जो होता है वो 2 घंटे में आया वीडियो बनाने के चक्कर में। तो उस दिन रात को आके मुझे लगा कहीं ना कहीं यार, अगर मुझे इस फील्ड में काम करना है, वीडियो ही बनानी है, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने मौसम उसी से बात करी, तो उन्होंने भी एकदम बिल्कुल बड़े उस नज़र से देखा कि यार तू जॉब छोड़ के जाएगा, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, बगल में ही है। तो फिर कहीं ना कहीं मौसा ने कहा, अगर तू सोचता है कि इसमें तो अपना करियर बना सकता है, यहाँ इसमें ही अपना जो है गुजारा कर सकता है, तू चले जा। तो
तो मैंने घर बात करी, घर से तो बिल्कुल ही परमिशन नहीं थी, क्या करेगा घर आके, ये है इज्जत नहीं होती घर में, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने रिस्क लिया और मैं चंडीगढ़ छोड़ के घर आ गया। तो घर आके एक अजीब सा सिचुएशन में फंस गया था। तो मैंने सोचा कि अल्मोड़ा मेडिकल स्टोर में बात करूँगा, वहाँ काम कर लूँगा, क्योंकि काम तो मेरा सीखा हुआ है दवाइयों का। तो मैंने बात करी, भैया दवाइयों को काम सारा आता है। तो वहाँ मुझे मिलती थी उस टाइम पर 12-13 हज़ार सैलरी, और अल्मोड़ा बताया गया मुझे सिर्फ 5 हज़ार मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मन दुखी हुआ। उसके बाद मैंने कई और जगह भी ट्राई किया, आसपास जॉब, NGO वगैरह में, लेकिन मेरे लायक कोई भी जॉब सही नहीं बैठ पा रही थी। तो 2-3 महीने घर रहा और फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया रेगुलर, अच्छी तरह, अच्छे मन से। और फिर ऐसी कृपा रही भगवान की, वीडियो वायरल हो गई। जब चंडीगढ़ से आया था मैं, 40,000 सब्सक्राइबर थे सिर्फ मेरे, उसके 50,000 हुए, 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन मिला। तो धीरे धीरे काफ़ी होता गया। घर आके उस टाइम पर मैं दीपांशु पंकज लोगों की वीडियो बनाता था। फिर मुझे लगा कि यार कुछ अलग टाइप का भी करना चाहिए। फिर मुझे करण मिला, सूर्या जो है, तो करण के साथ एक ट्यूशन वाली वीडियो बनाई, वो भी काफ़ी चली। फिर ट्यूशन के ही हमने 4-5 पार्ट बना दिए। फिर पूजा के साथ हुई, करण और पूजा को हस्बैंड वाइफ बनाया, तो उनके बीच में जो नोक-झोंक है वो दिखाया, काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ से शुरुआत हुई चेतना की। चेतना का भी वीडियो में आने का एक बड़ा ज़बरदस्त कारण रहा। तो मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ ऐसा हो पहाड़ का, जो मेरे साथ वीडियो बना पाए। जैसे मैं बुड्ढा बुड्ढी वाले, मेरे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते थे, क्योंकि हमने घर में मामा बाबू को देखा था, नोक झोंक उनकी देखी थी। तो मैं सोचा था ऐसा बनाया जाए। लेकिन मैं सोचता था मेरे साथ बनेगा कौन ना। घर में अक्सर घर थोड़ा पहाड़ वालों की सोच अलग रहती है, महिलाओं की सोच अलग रहती है। तो एक बार चेतना का मुझे ऐसी कॉल आता है। मुझे चेतना से मेरी इतनी बात बिल्कुल नहीं होती थी। जब मैं चंडीगढ़ जाता, कई बार मैसेज में बात हो जाती थी और मेरे वीडियो में कमेंट कर देती थी, बस हो गया। इतना पता थी कंचन तो चलो घर ही रहती थी, चेतना पढ़ती थी भीमताल KV में, केंद्रीय विद्यालय में। तो इतना पता था कि चेतना की एक बड़ी बहन है, कंचन की एक बड़ी बहन है चेतना, और भीमताल पढ़ती है, इतना ही था। बीच बीच में आती थी और ज़्यादा बातें नहीं होती थी। तो भी घर आके चेतना उस टाइम पर भीमताल से भी यहीं आ गई थी, रैंगल स्कूल में पढ़ने लग गई थी। तो फिर धीरे धीरे चेतना से जो है थोड़ा बातचीत शुरू हुई। और एक बार वो फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन डे वाला चल रहा था, हग डे किस डे जो होता है। तो चेतना का कॉल आया कि यार हम कुछ ऐसी वीडियो बनाएं कि भैया जिसमें हम दिखाएं कि पहाड़ी में वैलेंटाइन वगैरह नहीं मनाना चाहिए, इस तरह का कॉमेडी वे में। मैंने कहा वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें एक वाइफ चाहिए जो फीमेल कैरेक्टर है, वो कौन करेगा? उसने कहा पागल मैं करूँगी, तभी तो तेरे को बोल रही हूँ। तो उस दिन से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। वैलेंटाइन डे वाली हमने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद अंग्रेज वाली बनाई, उसके बाद हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, ट्यूशन क्लास बनाई। तो तब से लेकर आज तक चेतना और मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, रिश्ते में हम भाई बहन हैं, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी तगड़ी है और हमारे बीच में प्यार इतना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं चेतना कह सकते हैं, चेतना हमारे चैनल की बैकबोन है और सारी हमारी टीम है। मैं खुद नहीं कहूँगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ जितनी हमारी टीम मेहनत करती है। पूजा, करण, चेतना, सारे लोग। और कोई भी मैं स्क्रिप्ट हो चाहे लिखता हूँ, उसे चेतना को भेजता हूँ कि भैया इसमें कुछ और ऐड हो सकता है, और कैसे अच्छी बन सकती है। फिर चेतना उसमें बताती है इसमें ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे यूट्यूब चैनल में जो काम कर रहे हैं, वो अकेले की मेरी मेहनत नहीं, टीम की मेहनत है। और उससे ज़्यादा भी मेहनत है आप लोगों की, जो आप लोग देखते हैं, इतना प्रोत्साहन देते हैं। फिर लोगों के कमेंट्स आने लगे कि भैया मोहनदा आप ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करो, डेली ब्लॉग दिखाओ। लेकिन मेरे लिए काम मुश्किल था भैया, वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना। तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई। आज 24-25 हज़ार लोगों का परिवार मोहनदा ब्लॉग्स में भी हो चुका है। तो एक बार चेतना ने ऐसी आइडिया दिया, यार मंजू चाची लोग गाना वगैरह गाते हैं, कोई शुभ काम हुआ, नामकरण हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, गाना वगैरह गाते हैं, क्यों ना हम एक महिलाओं का चैनल बनाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मेरे मन में भी बात आ गई कहीं ना कहीं। तो हमने चैनल बना दिया देवभूमि का रंग, जो आज चल रहा है और हर किसी के जवाब पर नाम है, जिस पर हम पहाड़ी गाने करते हैं, नाच गाने। मंजू मामी की ब्लॉगिंग है, पहाड़ी रसोई से शुरुआत कर दी हमने, उसमें पहाड़ी रसोई की। तो यही चल रहा है। और पूजा ने अपना चैनल बना दिया, पूजा पहाड़ी डांस एंड ब्लॉग। तो हम इतना कर पाते हैं और आप लोगों तक वीडियो दे पाते हैं अच्छी अच्छी। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, सबसे मजबूत हमारी टीम है। आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आप लोगों में एकता बहुत है, आप मिलजुल कर रहते हैं, आपके गांव के लोग सपोर्टिव हैं। बिल्कुल सपोर्टिव है सारे लोग। हमारे बाकली के लोग, हमारी जो एक टीम है काफ़ी मजबूत है, हर काम मिलजुल कर करते हैं। और सच कहूँ तो मैंने बचपन से ही देखा है, यहाँ हर काम मिलजुल कर ही होता है। और आज भी अगर मैं कोई काम के लिए बोल दूँ, कोई वीडियो शूट के लिए बोलूँ, रात को 12 बजे बोलूँ, तो सारे लोग तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी टीम की खासियत है। बाकी
आगे भी अभी बहुत कुछ करना है, ये तो शुरुआत है, चल रहा है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। सोचा आप लोगों को एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊं करके। तो हालांकि बहुत शॉर्ट में बताई, लेकिन इतना लंबा नहीं हो पाएगा, तब तो मुझे लग रहा पूरा 2-3 दिन लग जाएंगे पूरे स्टोरी बताने में। तो जैसा भी था मैंने आपको ये बताया, और तब से लेकर आज तक जो है यूट्यूब चल रहा है अपना। और साथ में अभी ये भी प्रयास है कुछ रोज़गार हम यहाँ खोलें और लोगों के लिए, जिससे और लोगों को भी रोज़गार मिल पाए। जैसे हमारी देवभूमि के रंग टीम है, उसको समूह के माध्यम से जोड़ा जाए, और सबका अलग अलग प्रयास रहता है। और हम बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं कि आगे और अच्छा हो सकता है, क्या हम आगे और अच्छा कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, अपने पहाड़ के लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूँ दुख की बात यह है, जो हमारी नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो हमारी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा कम लोग देखते हैं। और एक चिंता सी भी महसूस होती है कि भैया आने वाले कुछ टाइम पर ये चिंता नहीं होती कि हमारी वीडियो कोई नहीं देखेगा, चिंता ये होती है कि हमारी कुमाऊनी भाषा कैसे बचेगी। आज मैं बच्चे देखता हूँ, कार्टून देखते हैं, और जो कई सारे देखो ज़रूर कार्टून देखो, लेकिन हमारे जो कुमाऊनी भाषा है वो भी सिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी वीडियो देखो, कहीं ना कहीं उन बच्चों के मम्मी पापा से मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को कुमाऊनी भाषा सिखाएं, कुमाऊनी वीडियो दिखाएं। जहाँ तक आजकल सबको पता है कि सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पता नहीं तमाम चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा का भी फ़र्ज़ बनता है उनको कुमाऊनी भाषा में कुछ दिखाएँ। और इस तरह का हमारा प्रयास रहता है कुछ नया करने का, जैसे लोग हमसे कनेक्ट करें, हमसे जुड़ पाएँ। तो यही प्रयास है और आगे भी जारी रहेगा। और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी वीडियो में इतने व्यूज़ आए हैं तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊं। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे संस्कृति के हित में है और जो हमें कुमाऊनी कल्चर से जुड़े रखती है, वो वीडियो हम बनाते हैं। चाहे उसमें लाइव पे 50,000 लोग देखें या 50 लोग देखें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।